हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। क्लास 10 एसएसटी प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के वन शॉट को देखेंगे। इसमें बोर्ड एग्जाम को देखते हुए मैंने वन शॉट बनाया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसमें जो क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके वो अपना क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वन शॉट। निम्नलिखित में से कौन सी विकास की विशेषता नहीं है? केवल भौतिक वस्तुएं जैसे अच्छी आय, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी आदि। केवल अभौतिक वस्तुएं जैसे मित्र, स्वतंत्रता, समानता आदि। सी केवल ए, डी, ए और बी दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आप वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में सारे आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औसत आय की विशेषता नहीं है? तो एवरेज इनकम जो होती है उसकी विशेषता जो नहीं है उसको हमें देखना है। किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्राप्त होती है। औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम कहते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है वह देश उतना ही समृद्ध होता है। ये सभी, तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी और ये सारी औसत आय की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में भारत की प्रति व्यक्ति आय डॉलर में कितनी थी? तो यूएस डॉलर में भारत की 2019 की प्रति व्यक्ति आय क्या वो 49,300 थी? क्या वो यूएस डॉलर 2,500 थी? क्या वो यूएस डॉलर 6,700 थी? या वो यूएस डॉलर 10,700 थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यूएस डॉलर 6,700। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनकी आय 49,300 यूएस डॉलर से ज़्यादा होती है वो समृद्ध देश होते हैं, उच्च आय वाले देश होते हैं। और जिनकी 2,500 से कम होती है वो निम्न आय वाले देश हैं, निम्न आय वाले देश। तो भारत जो है वो मध्य आय वाला देश है, मध्य आय वाला देश। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट का आधार किसको मानता है? तो विश्व बैंक जो विश्व विकास रिपोर्ट देता है उसका आधार किसको मानता है? देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बैंक में जमा धनराशि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय। तो विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट के लिए जो आधार मानता है वो प्रति व्यक्ति आय को मानता है। साक्षरता दर के लिए निर्धारित आयु वर्ग है। तो जो साक्षर लोगों का हम आंकड़ा निकालते हैं वो किस आधार पर निकालते हैं? तो उस आयु वर्ग को हमें बताना है। 5 वर्ष या उससे अधिक, 6 वर्ष या उससे अधिक, 7 वर्ष या उससे अधिक, या 8 वर्ष या उससे अधिक। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, 7 वर्ष या उससे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से कितने वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात होता है? तो इसमें आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लिख लेना इंग्लिश वाले। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, क्या वो 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1 वर्ष। यानी जीवित बच्चे जो जन्म लेते हैं वो 1 वर्ष के अंदर जितने मर जाते हैं 1,000 के पीछे, वो शिशु मृत्यु दर होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है। साक्षरता के लिए निर्धारित उम्र का ग्रुप कौन सा है? तो साक्षर लोगों के लिए ये रिपीट हो गया होगा, आप इसमें ऑप्शन सी करेंगे, 7 वर्ष या उससे अधिक। मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR कौन जारी करता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। यूएनडीपी, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसका जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी BMI, बॉडी मास इंडेक्स कैसे प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किलोग्राम में व्यक्त शरीर के भार में सेंटीमीटर में प्राप्त ऊंचाई का भाग देकर
ग्राम में व्यक्त शरीर के भार में इंच में प्राप्त ऊंचाई का भाग देकर, सेंटीमीटर में प्राप्त ऊंचाई में किलोग्राम में व्यक्त शरीर के भार का भाग देकर, इंच में प्राप्त ऊंचाई में ग्राम में व्यक्त शरीर के भार का भाग देकर, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, किलोग्राम में व्यक्त शरीर के भार, यानी शरीर का भार केजी में और उसमें भाग देंगे सेंटीमीटर में प्राप्त ऊंचाई। तो ये भार हो गया, ये हो गई ऊंचाई। तो किलोग्राम में भार डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर में प्राप्त शरीर की ऊंचाई, इससे हमें BMI का पता चल जाता है। UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट का आधार क्या है? UNDP मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मानव विकास रिपोर्ट जो जारी करने का आधार क्या है? प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आप अपना क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके जरूर लगाएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, को आपको पता होना चाहिए। UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों को सम्मिलित किया जाता है। केवल प्रति व्यक्ति आय विश्व बैंक जो अपनी विश्व विकास रिपोर्ट देती है, विश्व बैंक, उसमें केवल आप वो प्रति व्यक्ति आय को लेती है। कौन? विश्व बैंक। तो ये फर्क है UNDP और विश्व बैंक के विकास रिपोर्ट में। निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन यानी रीन्यूएबल बोलते हैं इनको। तो निम्न में से नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं। कोयला, कच्चा तेल, लौह अयस्क, भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, भूमिगत जल। कोयला, कच्चा तेल और लौह अयस्क है, ये अनवीकरणीय है, ये एग्जॉस्टेबल है, ये खत्म हो जाते हैं। तो ये आपको फर्क मालूम होना चाहिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में। ऑप्शन आपके सामने थे। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शंस देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। तो जो देश का विकास का जो स्तर है वो देखने के लिए ये तीनों चीज़ें चाहिए। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये सभी मैटर करती है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर किसी वस्तु का उत्पादन करना किस क्षेत्रक की गतिविधि है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें हम प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कौन से क्षेत्रक में करते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्रक। इसमें हम कृषि से प्राप्त और खनन से प्राप्त जो चीज़ें होती है उनका, प्रकृति से प्राप्त होती है हमें, तो इनका प्रयोग हम करते हैं। इसमें मत्स्य पालन भी आ जाता है, पशुपालन भी आता है। तो ये सारी चीज़ें प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। द्वितीय क्षेत्रक जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त जो कच्चा माल है उससे परिष्कृत चीज़ें बनाता है, यानी उसको औद्योगिक क्षेत्रक भी बोलते हैं। ये कौन सा क्षेत्रक है? औद्योगिक क्षेत्रक भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है औद्योगिक क्षेत्रक। और तृतीय क्षेत्रक जो होता है उसको आप सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि का संबंध प्राथमिक क्षेत्रक से नहीं है? तो कौन सी एक गतिविधि का संबंध प्राथमिक क्षेत्रक से नहीं है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो रहा है? ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो कृषि, पशुपालन, खनिज और अयस्क, चीनी निर्माण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बार के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चीनी निर्माण। क्योंकि कृषि, पशुपालन, इसमें आप मत्स्य पालन भी कह सकते हैं यानी मछली पालन, खनन, खनिज और अयस्क, ये तीनों जो है ये प्राइमरी सेक्टर के ही हैं, प्राथमिक सेक्टर के ही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गतिविधि का संबंध तृतीयक क्षेत्रक से नहीं है? यानी टर्सरी यानी क्षेत्रक है उससे किसका संबंध नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। परिवहन और भंडारण, संचार और बैंक, बीमा, चीनी निर्माण। तो इसमें कौन से संबंध नहीं है? तृतीय क्षेत्रक से नहीं है। तो इसमें तृतीय क्षेत्रक से जो संबंध है वो ऑप्शन डी का नहीं है, चीनी निर्माण का। क्योंकि चीनी निर्माण का जो संबंध है वो द्वितीयक क्षेत्रक से है। किससे है? द्वितीयक क्षेत्रक यानी सेकेंडरी सेक्टर से है।
क्योंकि ये कौन सा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो चीनी का निर्माण किस में होता है, इंडस्ट्री में होता है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से इसका संबंध है। बाकी जो परिवहन और भंडारण है यानी ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड बैंक्स और बीमा, इनका जो संबंध है वो तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र से है। किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसका उत्तर आपको फटाक से देना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्या, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। तो सेवा क्षेत्रक जो है वो हम ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्रक को बोलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद को में क्या शामिल नहीं है, तो सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको जीडीपी भी बोलते हैं, कई बार जीडीपी आ सकता है। तो क्या शामिल नहीं है, कोई एक देश, एक वर्ष की अवधि, वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, वस्तुओं और सेवाओं का प्रारंभिक मूल्य, कौन सा शामिल नहीं है वो हमें ढूंढना था। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य नहीं, वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, जो उपभोक्ता खरीद कर काम में लेता है वो वाला मूल्य। तो ये जीडीपी की विशेषता है कि किसी एक देश की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य जो होता है वो जीडीपी कहलाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये होगी उसकी परिभाषा। विकसित देशों में किस क्षेत्र का रोजगार और मूल्य में सबसे अधिक महत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शंस देखते हैं कि विकसित देशों में रोजगार और जो सबसे ज़्यादा मूल्य, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस क्षेत्र का है, तो प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्रक, क्योंकि विकसित देश जो होते हैं उसमें तृतीय क्षेत्रक का योगदान रोजगार देने में और मूल्य में दोनों में होता है। लेकिन जो विकासशील देश है उनमें खेती का रोजगार में ज़्यादा योगदान रहता है, वॉल्यूम में तो या मूल्य में तो तृतीय क्षेत्रक होता है। ऑप्शन जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर आपने देख लिया कि सेवा क्षेत्रक। पिछले 40 वर्षों में भारत में किस क्षेत्र के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है और वह उत्पादन में सबसे बड़ा हो गया। तो पिछले 40 वर्ष में भारत में एक क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ा है और उत्पादन में यानी उसके मूल्य सबसे ज़्यादा हो गए। वो कौन सा क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्रक यानी टर्शियरी सेक्टर। तो भारत में तृतीय क्षेत्रक की जो 40 वर्षों में वृद्धि हुई है वो 14 फोल्ड हो गई है, 14 गुना। लेकिन इसका रोजगार में जो योगदान है 5 गुना से कम है, 5 गुना से कम। और जो द्वितीय यानी औद्योगिक क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई है, 3 गुना वृद्धि हो चुकी है। लेकिन रोजगार में इसका योगदान भी 3 गुना से कम ही है, ज़्यादा नहीं है, 3 गुना से कम। अगला क्वेश्चन, भारत में तृतीय क्षेत्र के विकास का प्रमुख कारण क्या है, कि भारत में जो सेवा क्षेत्र का विकास हुआ है उसका प्रमुख कारण क्या है। तो बुनियादी सेवाओं में वृद्धि, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित नवीन सेवाओं का विकास, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन आप एकदम तैयार कर लो, 5 स्टार क्वेश्चन है, ये बड़े क्वेश्चन में आने वाला है कि तृतीय क्षेत्र का ही विकास क्यों हुआ भारत में। तो बुनियादी सेवाओं में वृद्धि हुई है कि भारत में जो सरकारें हैं वो जन स्वास्थ्य, बीमा, इन चीज़ों पर बहुत ध्यान दे रही है। तो इसमें सेवा क्षेत्र का विकास हुआ है, अनेक प्रकार के कॉल सेंटर बने हुए हैं, लोगों को उसमें रोजगार मिल रहा है। तो सेवा क्षेत्र बढ़ने से, बुनियादी सेवाओं में वृद्धि होने से क्या है, तृतीय क्षेत्र में विकास हुआ है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जितना वृद्धि होती है तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए सेवा क्षेत्र की आवश्यकता होती है, तो उसके कारण भी तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है। और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कारण भी नवीन सेवाओं का क्या हुआ है, सृजन हुआ है। तो ये सारे कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। तो कृषि में हमने देखा है कि अनेक प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है जिनके नाम अलग अलग है। अब देखते हैं कि उसमें से कौन सी नहीं है। तो छुपी बेरोजगारी यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, पर्यवेक्षण बेरोजगारी यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अल्प बेरोजगारी यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट, या खुली बेरोजगारी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी खुली बेरोजगारी। छुपी बेरोजगारी, पर्यवेक्षण बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है, लेकिन छुपी बेरोजगारी जो होती है, ये खुली बेरोजगारी, ये कृषि में नहीं पाई जाती है।
ये शिक्षा के क्षेत्र या शहरी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। शिक्षा क्षेत्र या शहरी क्षेत्रों में जहाँ पर पढ़े लिखे आदमी को काम नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं खुली बेरोजगारी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक्ट यानी मनरेगा एक्ट जो है कब आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे इसको गलत करते हैं। आज मैं इसमें आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ऑप्शन ए 2004, 2005, 2006, 2007। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2005। देखो जो मनरेगा एक्ट है वो भारतीय संसद ने 2005 में पास किया है। तो एक्ट आया 2005 में, लेकिन इसको लागू किया गया है 100 जिलों में 2006 में। तो इसको आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। इसमें मनरेगा एक्ट जो आया है वो 2005 में ही आया है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में क्या सम्मिलित है? तो इस मनरेगा एक्ट के तहत इसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई है, उसमें से क्या शामिल है वो हमें देखना है। कि 625 जिलों में काम का अधिकार दिया गया, राइट टू वर्क इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स, ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी गई है। रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता यानी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। उपरोक्त सभी, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों पॉइंट आपको एकदम याद होने चाहिए कि 625 जिलों में इसको काम का अधिकार दिया गया, 100 दिन इसमें रोजगार की गारंटी दी गई है। अगर सरकार काम नहीं दे पाती है तो 100 दिन का उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संगठित क्षेत्र की नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। सरकार द्वारा पंजीकृत, नियम और विनियम, नियमित रोजगार, अनियमित रोजगार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं कि क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। तो इसमें नहीं वाला जो था उसमें ऑप्शन डी सही है कि अनियमित रोजगार, इरेगुलर यानी नियमित रोजगार नहीं है, आज है कल नहीं है, ऐसा संगठित क्षेत्र में नहीं होता है। ये जो विशेषता है ये असंगठित क्षेत्र की है। किसकी? असंगठित क्षेत्र की। जो संगठित क्षेत्र होता है उसमें सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, नियम और विनियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नियमित रोजगार होता है, उनका स्वास्थ्य सेवाएं उनको दी जाती है, उनको भविष्य निधि दी जाती है, उनको पेड लीव मिलती है। ये बहुत सारे उसके जो फायदे हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र में रोजगार नियमित नहीं होता है, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं, ये कंपनियां सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होती है। तो ये सारी असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं, इसको आप बिल्कुल याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा असंगठित रोजगार किस क्षेत्र में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है कि असंगठित क्षेत्र में जो भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार है वो प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कृषि और खनन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा असंगठित रोजगार प्राप्त है। निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? सार्वजनिक मतलब सरकारी, कि सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? तो संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण, सरकार सेवा उपलब्ध करवाती है, लक्ष्य केवल लाभ कमाना होता है, लक्ष्य केवल लाभ कमाना ही नहीं होता है। तो विशेषता नहीं है देखना है तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल फिट बैठता है कि सरकारी क्षेत्र का लक्ष्य केवल लाभ कमाना ही होता है। बिल्कुल नहीं, लोगों की सेवा करनी भी होती है, क्योंकि सरकार सड़क बना करके या कोई बांध बना करके सरकार अपना ही फायदा नहीं देखती है, वहाँ पर जन मानस का कल्याण भी होता है। तो लक्ष्य केवल लाभ कमाना नहीं होता है। लक्ष्य केवल लाभ कमाना जो होता है वो निजी क्षेत्र का होता है। किसका? प्राइवेट सेक्टर का होता है। वो केवल लाभ कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं? मैं बहुत बार बता चुका हूँ, पॉज करके इसका उत्तर दें और कोई गलत नहीं करेगा। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या? इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र कहते हैं तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तब मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। मुद्रा और शाख चैप्टर से अब हम पढ़ेंगे। तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को खत्म करने में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई? कोइंसिडेंस ऑफ, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की आवश्यकताओं का जो दोहरा संयोग जो होता था कि किसी को गेहूं बेचना है और जूता खरीदना है, तो गेहूं खरीदने वाला चाहिए और जूता बेचने वाला चाहिए, तो दोनों में आवश्यकताओं का मैच होना चाहिए। तो ऐसा बहुत मुश्किल काम था।
तो इसको ख़त्म किसने किया है? मुद्रा ने, परिवहन ने, श्रम ने या मांग ने? तो इसको जो ख़त्म किया है वो है ऑप्शन ए, मुद्रा ने। मांग जमा की विशेषता कौन सी है, यानी डिमांड डिपॉजिट की विशेषता कौन सी है? देखते हैं। लोगों का बैंक में जमा धन, ओके। इसे मांग पर बैंक से निकाला जा सकता है, इस पर बैंक ब्याज देता है, उपरोक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। कि मांग जमा वही होती है कि लोगों के पास जो एक्स्ट्रा धन होता है वो बैंक में जमा कर देते हैं और जब उनको चाहिए तब वो बैंक से उसको डिमांड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं और बैंक इस पर ब्याज भी देता है। उसको कहते हैं मांग जमा, यानी मांगे जाने पर बैंक द्वारा दिया जाने वाला जमा धन मांग जमा कहलाता है। बैंकों को ग्राहकों की नगद मांग को पूरा करने के लिए जमा का कितना प्रतिशत नगद के रूप में रखना पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आने की इसकी पूरी संभावना है। तो इसमें देखते हैं कि बैंक क्या 10% रखते हैं, 15% या 20% या 25%। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, 15%। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शंस देखते हैं। बैंक में जमा करने वाले को जमाकर्ता कहते हैं, यानी डिपॉजिटर कहते हैं। बैंक से ऋण लेने वाले को कर्जदार कहते हैं, यानी बोरोवर कहते हैं। बैंक जमा पर कम ब्याज देते हैं तथा ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो कम ब्याज देते हैं जमा पर और ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। बैंक जमा पर अधिक ब्याज देते हैं कि जमा पर तो ब्याज देते हैं अधिक और ऋण पर ब्याज लेते हैं कम। तो इसमें से हमें गलत ढूंढना था। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन डी, कि जमा पर तो बैंक अधिक ब्याज देते हैं। नहीं, जमा जो हम करवाते हैं बैंक उस पर कम ब्याज देता है। तो जमा पर तो बैंक देते हैं कम ब्याज और जो हम लोन लेते हैं उस पर बैंक हमें क्या अधिक ब्याज लेते हैं। तो इनका जो अंतर होता है वो बैंक का क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है, जिससे बैंक अपने खर्चे चलाते हैं तथा अपनी पूंजी में वृद्धि करते हैं, लाभ कमाते हैं। अगला क्वेश्चन, समर्थक ऋणाधार किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज कॉल्ड कोलेटरल सिक्योरिटी? समर्थक ऋणाधार। ऑप्शन देखते हैं। ऋण देने के लिए गिरवी, बैंक में जमा धनराशि, जमाकर्ता की नगद मांग को पूरा करने के लिए बैंक में रखा नगद जो 15% होता है, उपरोक्त सभी नहीं। ये जो ऋणाधार का जो सही उत्तर है वो है ऋण लेने के लिए गिरवी, यानी कोलेटरल सिक्योरिटी। आपको किसी से ऋण लेते हैं तो उसको गहने, खेत या किसी प्लॉट की रजिस्ट्री, घर की रजिस्ट्री वो उसके गिरवी रख देते हैं। जब तक आप पैसा नहीं देते हैं उसके पास रहती है और पैसा देने में असमर्थ होने पर वो उस पर कब्जा कर लेता है। अगला क्वेश्चन, ऋण की शर्तों में क्या शामिल है? तो ऋण की शर्तों में शामिल क्या क्या होता है देखते हैं। ब्याज दर, ऋणाधार और आवश्यक कागजात, भुगतान के तरीके, उपरोक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऋण लेते हैं तो पहले ब्याज दर फाइनल होती है, हम क्या ऋणाधार दे रहे हैं उसके आधार पर हमें कितना ऋण मिलेगा वो आपके कोलेटर पर डिपेंड करेगा, ऋणाधार पर। और भुगतान के तरीके कैसे रहेंगे कि भाई एक साल में देंगे, 2 साल में देंगे, मंथली आपको इंस्टॉलमेंट में देंगे, वो सारे तरीके ऋण की शर्तों में आते हैं। अगला क्वेश्चन, ऋण के 2 वर्गों के नाम कौन से हैं? तो इसको इंग्लिश वाले ऐसे कर लेंगे, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ लोन्स? व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ लोन? तो ऑप्शंस देखते हैं। औपचारिक तथा अनौपचारिक, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सार्वजनिक तथा निजी, प्राथमिक तथा द्वितीयक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, औपचारिक तथा अनौपचारिक। तो ऋण के 2 ही टाइप होते हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक। तो जो औपचारिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुरंत देख लें, औपचारिक, और ये हो गया आपका अनौपचारिक। तो औपचारिक में जो होते हैं इसमें बैंक और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, बैंक और सहकारी समितियां, ये लोन दाता होती है, सहकारी समितियां। और इसमें जो होते हैं साहूकार, सेठ, मित्र, ये सारे के सारे क्या होते हैं? लोन दाता होते हैं। इसमें क्या होती है कि शर्तें अधिक होती है। शर्तें किस में अधिक होती है? क्योंकि कागजात और ये ज़्यादा चाहिए, तो बैंक वाले में शर्तें अधिक होती है, शर्तें अधिक। ब्याज दर कम होती है, ब्याज दर क्या होती है? कम होती है। इसमें शर्तें कम होती है लेकिन ब्याज दर क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो शोषण इसमें ज़्यादा अधिक होता है। इसे लेना थोड़ा मुश्किल होता है, इसे लेना क्या होता है? थोड़ा मुश्किल है, और इसे लेना आसान है। लेकिन इसको ऋण जंजाल में आदमी फंस जाता है, कभी उसका ब्याज चुका ही नहीं पाता और इससे इसकी
चीज़ें गिरवी हो जाती है, घर बिक जाते हैं, तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है। कौन सा? अनौपचारिक। अगला क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह की क्या विशेषता है? 15 से 20 लोगों का एक समूह होता है। यह सदस्यों से जमा स्वीकार करते हैं, बैंक से भी ऋण ले सकते हैं तथा अपने सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण देते हैं। उपरोक्त सभी, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसको याद कर लें, स्वयं सहायता समूह की विशेषताएं लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आपका 3 या 5 नंबर का आ जाएगा, तो इसको बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लें। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की? तो माइक्रो बैंकिंग की बांग्लादेश में स्थापना हुई है। उसका जो मोहम्मद यूनुस, जो अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं कार्यवाहक, उन्होंने कब की थी? 1970 में, 1972 में, 1986 में, 1906 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1970 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, ये याद कर लो एकदम, अभी बता देता हूँ आपको। संरक्षण अधिनियम आया था। और 1973 जो है उसमें टाइगर प्रोजेक्ट आया। 1986 में उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा अधिनियम आया, कोपरा अधिकार सुरक्षा अधिनियम आ गया। कब? और 1906 में मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार मिला। तो नोबेल पुरस्कार जो उनको मिला है 1906 में मिला है, याद करने ला, ये भी आ सकता है। निम्नलिखित में से ऋण के औपचारिक स्रोत की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ऋण का जो औपचारिक स्रोत है, जो पीछे हमने डिस्कशन किए हैं, उसमें कौन सा नहीं है, विशेषता उसकी नहीं है, वो देखते हैं। ब्याज दर ज़्यादा होती है, कागजातों की आवश्यकता होती है इसमें, इसको आप मोर कर लेंगे इंग्लिश वाले, और कागजातों की आवश्यकता होती है। बैंक और सहकारी समितियां सेवादाता होती है। भारतीय रिजर्व बैंक इस पर नज़र रखता है। क्या ई ऑप्शन में अब नहीं है? चलो इसका उत्तर दें, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, ब्याज दर ज़्यादा। ब्याज दर इसमें ज़्यादा नहीं होती है, सारी इसकी विशेषताएं हैं औपचारिक सेक्टर के, आप लिख लें। ब्याज दर इसमें कम होती है। क्या होती है? इसलिए गलत हो गया, इसमें ब्याज दर जो होती है कम होती है, तभी तो ये अनौपचारिक सेक्टर से अच्छा है। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती है उसको क्या कहते हैं? ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, राष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, क्षेत्रीय कंपनी कहते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती है उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी उत्पादन इकाई कहाँ पर स्थापित करती है, कि अपनी फैक्ट्री या अपना जो संस्थान है वो कहाँ पर लगाएगी? कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम की उपलब्धता वाली जगह, अनुकूल सरकारी नीतियाँ जहाँ पर होती है वहाँ पर, बाजार की उपलब्धता और अन्य मूलभूत सुविधाएं जहाँ पर उपलब्ध हो, जैसे अच्छी रोड, अच्छी पानी की व्यवस्था, वहाँ पर। उपरोक्त सभी, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका की 26 देश में प्रसार वाली फोर्ड मोटर्स ने अपना कारखाना भारत में 1995 में कहाँ स्थापित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोलकाता में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर चेन्नई में? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, चेन्नई में। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण या विनिवेशीकरण? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वैश्वीकरण। इसको आप 5 स्टार रेटिंग देंगे, क्वेश्चन आने वाला है। तो इसको कहते हैं वैश्वीकरण, ये परिभाषा है वैश्वीकरण की। उदारीकरण में क्या होता है? रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को हटाना ही क्या होता है? उदारीकरण होता है। नियम कानूनों को कम करना। निजीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का निजी क्षेत्र में ले आना निजीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं? यानी कैसे, कौन से कारण है जिससे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वो संभव हुआ है? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तीव्र परिवहन, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तुरंत हम वायु परिवहन से तुरंत हम दूर दूर के देशों में चले जाते हैं, किसी से भी अपने ऑर्डर दे सकते हैं फ़ोन पर। तो इसमें सारे एफेक्ट्स, मोबाइल, जो आपके सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, सारे आ जाते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में। तीव्र परिवहन में आपके वायु परिवहन, रेल परिवहन, रोड परिवहन, सड़क परिवहन सारे आ जाते हैं। उदारीकरण तो आता ही है इसमें, तो उपरोक्त सभी।
भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1970, 1972, 1973, 1991। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1991। क्योंकि 1970 बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है, 1972 भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है, 1973 टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर आता है। और सरिस्का जो है वो अलवर राजस्थान में है। 1991 में लिबरलाइजेशन की शुरुआत होती है भारत में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से, ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसका उत्तर आप दें फटाफट। विश्व व्यापार संगठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के बारे में सही नहीं है, वो देखते हैं। इसकी स्थापना विकासशील देशों ने की। इसके 160 सदस्य देश हैं। यह विश्व व्यापार में उदारीकरण को बढ़ावा देता है, व्यापार से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए। इसकी स्थापना विकासशील नहीं विकसित देशों ने की है। जो पश्चिमी विकसित देश हैं, यूरोपीय देश हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की है। अगला क्वेश्चन, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, क्या प्रभाव हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसका प्रभाव क्या हुआ है। तो गुणवत्ता में सुधार हुआ है चीज़ों की, उन्नत तकनीक का प्रयोग शुरू हो गया है, प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें कम हो गई है चीज़ों की, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये बड़े क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने से गुणवत्ता बढ़ी, क्योंकि भारतीय चीज़ों के मुकाबले में जब विदेशों से चीज़ें आ गई तो हमने क्या किया, अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ें लेना शुरू किया। तो भारतीय कंपनियों ने भी गुणवत्ता में सुधार किया, उन्नत तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया। कि पहले जो तकनीकी प्रयोग अच्छा नहीं होता था, तो दूसरे देशों से जो तकनीकी हम लेकर आए उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया, और प्रतिस्पर्धा हो गई कि हमारे भारतीय चीज़ें भी बाज़ार में और विदेशी चीज़ें भी उसी टाइप की हमारे बाज़ार में। जैसे मोबाइल फ़ोन है तो हम उनको लेते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, ऐसे कीमतें क्या हो गई है, कम हो गई। उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा अधिनियम कोपरा, कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट कोपरा, ये कब आया? व्हेन कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। तो ऑप्शंस देखते हैं, 1972, 1973, 1986, 1991। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, 1986। 72, 73 और 91 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। 91 में आया लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। उदारीकरण, इसको गलत मत करना, कभी 1990 मत कर देना, 1991। भारत में अनैतिक तथा अनुचित व्यावसायिक गतिविधियों से उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता अदालतों की शुरुआत कब हुई? ऑप्शंस देखते हैं, 1960, 1985, 1986, 1991। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 1986। क्योंकि उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा अधिनियम भी, कोपरा भी 1986 में है, उसके तहत ही इन चीज़ों की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन, मुद्रित मूल्य या अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शंस देखते हैं, वस्तु को इससे अधिक मूल्य पर नहीं बेचा जा सकता, यह वस्तु पर छपा रहता है यानी प्रिंटेड है ये, वस्तु को इससे अधिक मूल्य पर बेचा जा सकता है, उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर खरीदने के लिए मोल भाव कर सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है, हमें गलत ढूंढना था, तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वस्तु को इससे अधिक मूल्य पर बेचा जा सकता नहीं, वस्तु को इससे अधिक मूल्य पर कभी नहीं बेचा जा सकता। जो रैपर पर प्राइस लिखी रहती है उससे एक भी रुपए अधिक कोई आपसे नहीं मांग सकता है। आप बेशक उससे मोल भाव करके कम करा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वो नहीं ले सकता। सूचना पाने का अधिकार कब आया? व्हेन वाज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास्ड? ऑप्शन देखते हैं, 2005, 1973, 1986, 1991। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 2005। 2005 में सूचना पाने का अधिकार है। 2005 में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भी आया। मनरेगा कब आया? मनरेगा भी जो है 2005 में पास हुआ है। 1973 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1991 लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण की भारत में शुरुआत। उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता को अधिकार कौन सा प्राप्त नहीं है।
तो सूचना पाने का अधिकार है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। सूचना चुनने का अधिकार है, राइट टू चूज। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है, राइट टू सीक रिड्रेसल। मूल्य निर्धारण करने का अधिकार है। तो इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि उपभोक्ता है वो मूल्य निर्धारण नहीं कर सकता है, लेकिन बाकी सारे उसको अधिकार हैं कि चीज़ क्या है, ये किससे बनी है, कौन सी लेनी है, वो उपभोक्ता का अधिकार है। अगर गलत दे दी है तो उसके खिलाफ फरजाना प्राप्त करने का भी उसको अधिकार है। अगला क्वेश्चन, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए इस तरह के न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो न्यायालय बनाए गए हैं कोपरा में वो कितने स्तर के हैं? 1 स्तर, 2 स्तर या 3 स्तर या 4 स्तर? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 3 स्तरीय। तो 3 स्तरीय में कौन सा? एक जिले में आ गया जिला आयोग, उसके बाद में उसके ऊपर जो आ गया वो कौन सा आ गया? राज्य आयोग, राज्य आयोग, और लास्ट में जो आएगा वो आ गया आपका कौन सा? केंद्रीय राष्ट्रीय आयोग। कौन सा? राष्ट्रीय आयोग। पेन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये 3 स्तर है। तो सबसे ऊपर ये हो गया, उसके नीचे ये, और उस सबसे नीचे जिला। अगला, राज्य स्तरीय उपभोक्ता आयोग कितने करोड़ तक के मामलों को सुन सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 1 करोड़ तक का, 5 करोड़ तक का, 10 करोड़ तक का, या 15 करोड़ तक का? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 10 करोड़। तो देखते हैं कैसे कि जो राज्य आयोग, ये जिला आयोग है, जिला आयोग 1 करोड़, जो राज्य आयोग है वो 10 करोड़, और जो राष्ट्रीय आयोग है वो 10 करोड़ से ऊपर। तो ये 10 करोड़ तक, ये 1 करोड़ तक है, ये 10 करोड़ तक है, और ये 10 करोड़ से ऊपर है। यानी 10 करोड़ के से ऊपर जितने भी मामले हैं वो सारे के सारे राष्ट्रीय आयोग देखेगा। तो हमने पूछा राज्य स्तरीय का, तो इसका हो गया 10 करोड़ तक के मामले, तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं के आवरण पर ISI, एगमार्क और हॉलमार्क के लोगो किसके प्रतीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज लोगोज लाइक ISI, एगमार्क एंड हॉलमार्क इंडिकेट ऑन द कवर ऑफ आर्टिकल्स? वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु की सुंदरता, वस्तु की कम कीमत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वस्तु की गुणवत्ता। ISI जो है वस्तुओं पर होता है, एगमार्क जो होता है खाद्य वस्तुओं पर होता है। किस पे? खाद्य वस्तुओं पर ये एगमार्क लगा रहता है जो एडिबल होते हैं। हॉलमार्क होता है जो आर्टिकल्स होते हैं सोने चांदी के, उन पर लगे रहते हैं हॉलमार्क, जो प्रीसियस धातु की जो शुद्धता को ये बताते हैं। और ISI जो भी हम बर्तन जो भी लेते हैं उन पे ISI मार्क लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 दिसंबर, 24 नवंबर, 24 दिसंबर, 26 नवंबर। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 24 दिसंबर, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता जो अधिनियम है उसको पास किया था संसद ने, इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कोपरा में संशोधन कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट जो था वो, उसमें अमेंडमेंट कब किए गए? तो इसका जो सही उत्तर है वो देखते हैं हम। 1986 है क्या, 1991, 2005 या फिर 2019? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2019। 1986 में कोपरा आया और इसमें संशोधन हुआ 2019 में। इसमें जो जालसाजी करते हैं जो विक्रेता, उनमें धोखाधड़ी करने पर उनको जेल तक का प्रावधान किया गया है। अगला तो ये था हमारा, सारे क्वेश्चन हो गए। ये था हमारा वन शॉट अर्थशास्त्र का। इसमें सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको इंक्लूड किया गया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स के भी वन शॉट कुछ के डाल दिए और कुछ के आने बाकी हैं, और मॉडल पेपर सोल्यूशन भी हम बोर्ड एग्जाम से पहले करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।